हाय एवरीवन। कल शाम को मुझे मेरा गाड़ी वापस मिला। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मुझे मेरा गाड़ी वापस मिला। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरी गाड़ी का एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था और कौन कौन से पार्ट्स चेंज हुए और वारंटी के अंदर क्या वैल्यू था, जितने पार्ट्स चेंज हुए उनका वैल्यू क्या था, लिस्ट ऑफ पार्ट्स के बारे में बात करूंगा। इसके बाद में मैं आपको मेरा ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस भी बात करूंगा कि ये जो पूरा एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग फ्रॉम जो इमरजेंसी असिस्टेंस था, रोड साइड असिस्टेंस था, तब से लेके गाड़ी जब मुझे दी गई थी, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। और मैं थर्ड चीज़, मैं मेरा जो 5th सर्विसिंग है, मेजर सर्विसिंग है, वो भी मैंने इसी बार करा दिया था भाई, क्योंकि मुझे वापस 2 दिन और गाड़ी नहीं छोड़ना है 2-3 हफ्ते बाद, क्योंकि मेरा 27,000 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं इसी हाथ मैंने 5th सर्विसिंग भी करा लिया, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को ये तो समझ जाएगा कि भाई टाटा सफारी में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी एकदम अच्छे से वॉश करके, एकदम अच्छे से पॉलिश करके इन लोगों ने दिया है। तो गाड़ी का जो हैंड ओवर जो इन्होंने किया है सर्विस सेंटर ने, वो मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ था, तो इनिशियली 2-3 दिन बाद मुझे बोला गया था कि गाड़ी का फ्यूल पंप मोटर ख़राब हो गया है, हाई प्रेशर वाला। ओके। और उसके 2 हफ्ते बाद मुझे बोला गया था कि गाड़ी का पूरा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रिप्लेस हो रहा है। सिर्फ आगे का हाई प्रेशर पंप ही नहीं, पूरा सिस्टम एंड टू एंड रिप्लेस हो रहा है। जब मैं गाड़ी लेने के लिए गया था कल, तब मुझे सडनली बोला गया कि भाई इस गाड़ी का फ्यूल टैंक भी रिप्लेस हो गया है, इसका जो पाइप है वो भी रिप्लेस हो गया है, लो प्रेशर जो पंप होता है वो भी रिप्लेस हो गया है, इंजेक्शन सिस्टम तो रिप्लेस हुआ ही है अलॉन्ग विद नोजल्स, और हाई प्रेशर पंप भी ऑब्वियसली रिप्लेस हुआ है। तो बेसिकली ये पूरा जो इंजन से लेके टैंक तक का जो पूरा लाइन है ना, वो पूरा ब्रांड न्यू फिट किया गया है इस गाड़ी में। तो ये चीज़ मुझे कल ही मालूम पड़ा। तो उसने भाई एक सरप्राइज बोलो या शॉक बोलो, उसने जो कुछ भी है कल दे दिया। तो मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो बेसिकली इनिशियली सिर्फ हाई प्रेशर फ्यूल पंप खराब हुआ था ऐसा बोला गया था, फिर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम खराब हुआ गया ऐसा बोला गया था। अब कल मुझे पता चला कि भाई पूरा टैंक के साथ पूरा जो एंड टू एंड इंजन तक का वो पूरा पार्ट्स रिप्लेस हो चुके हैं, गाड़ी में ब्रांड न्यू लग गए हैं। और इनफैक्ट मैंने उनको ये भी पूछा कि भाई कुछ वेल्डिंग तो नहीं किया ना तुमने? तो उसने बोला नहीं, ये पूरा फिटिंग के साथ आता है, कहीं पे भी कोई भी ऐसा वेल्डिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, पूरा फिटिंग के साथ आता है, ये उन्होंने मुझे कहा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पार्ट्स उन्होंने रिप्लेस किया है वारंटी के अंदर। मैं अपना जो 5th सर्विसिंग है उसके बारे में भी बात करूंगा, बट अभी फिलहाल मैं पार्ट्स कौन से वारंटी के अंदर रिप्लेस हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो आपको वारंटी के अंदर जो दिख रहे हैं वो पूरा चेंज हुआ है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। 925 रुपीज़ का रिटर्न लाइन असेंबली है। इंजेक्टर जो है 16,000 रुपीज़ का है। पाइप फ्यूल इंजेक्टर 4,900 का है। फ्यूल टैंक असेंबली 11,000 रुपये का है। बेल्ट स्ट्रेचर 3,600 रुपये का लगभग। टाइमिंग बेल्ट 2,900 रुपये का है। और ये सारी वारंटी में है। नीचे जो 5th सर्विसिंग के आइटम है वो तो चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल और भी कुछ है वारंटी में, जो ये देखिए। ओके, ये जो है वारंटी के अंदर आ गया। मेन फोल्ड फ्यूल लिखा हुआ है 2,500। ट्यूब फ्यूल रिटर्न लाइन 2,600। फ्यूल फिलर हाउस 200 रुपये का। फ्यूल फीड ट्यूब असेंबली 700 रुपये का। फ्यूल रिटर्न ट्यूब असेंबली 800 रुपये का। डिलीवरी लाइन असेंबली 500 रुपये का। 11,000 रुपये का फ्यूल फिल्टर असेंबली है भाई, ये महंगा है। इंजेक्शन पंप 50,000 रुपीज़ का, ये सबसे बड़ा पार्ट लग रहा है जो रिप्लेस हुआ है। फ्यूल रेल 14,600 का रिप्लेस हुआ है। फीड लाइन असेंबली 700 का। फ्यूल मॉड्यूल असेंबली अगेन 9,000 रुपये का, ये भी एक्सपेंसिव पार्ट लग रहा है। सक्शन यूनिट असेंबली 4,400 रुपीज़ का। रिटर्न लाइन असेंबली 900 रुपये का है। बाकी नीचे मेरे को कोई भी वारंटी वाला और दिख नहीं रहा है। तो लगभग अभी तक 1,30,000 के आसपास का मुझे पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल 19,000 का खर्चा आया है मुझे 5th सर्विसिंग का। तो जो भी ये जो ब्रेकडाउन वाले इंसिडेंट का जो भी है वारंटी के अंदर मेंशन किया है वो पूरा वारंटी के अंदर कवर्ड था। उसके अलावा मुझे 19,000 का खर्चा है 5th सर्विसिंग का। तो चलो मैं आप लोग को ये 5th सर्विसिंग का भी बता देता हूँ। 18,000 का तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये लोग ने 5th सर्विसिंग में ये जो पहली बात तो ऑयल चेंज कर लिया है 5,000 का लगभग। फिर उन्होंने सर्विस शेड्यूल किट 3,600, इसमें सारे फिल्टर्स वगैरह आ जाते हैं।
ब्रेक फ्लूइड, रस्ट लीक, छोटे मोटे समर स्क्रीन वॉश, ये सब तो ठीक है। टाटा जेन्युइन डीवीएफ। और यहाँ पे चलो देखते हैं फिफ्थ सर्विसिंग में और क्या क्या किया है इन्होंने। कूलेंट भाई 5, अच्छा ओके, 800 रुपये का कूलेंट है भाई, मुझे लगा 5000 का। मेजर सर्विस 3600 का है। फ्रंट व्हील अलाइनमेंट 1000 रुपये लिए। व्हील बैलेंसिंग 420 रुपये का लिया है इन्होंने यहाँ पे। ओवरऑल मेरे को 19,000 का खर्चा। अब मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस का रिव्यू दूं अगर, तो देखिए रोड साइड असिस्टेंस का जब मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई और जब टो वैन आया, उसके बीच में 3-3.5 घंटे लग गए। और दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी जो गाड़ी जहाँ ब्रेक डाउन हुई थी वो कोई बहुत जंगल वंगल में नहीं हुई थी, वो मीरा रोड में हुआ था, जो मुंबई के एकदम सबर्ब्स आता है। ऐसा नहीं कि कोई जंगल में हुआ था वो। तो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से आधे घंटे में या 15-20 मिनट में मुंबई सिटी से वो स्पॉट पे आया जा सकता था। उसके बावजूद 3-3.5 घंटे हो गए टो वाले को वहां आते आते। और वो मुझे एक चीज जो है वो अच्छा नहीं लगा, वो है कि जब मैंने उनको फोन किया तो डायरेक्टली उन्होंने टो वाले को भेजा नहीं। उन्होंने बोला कि भाई पहले वो आरएसए को भेजेंगे जो चेक करेगा कि भाई गाड़ी टो हो सकती है कि नहीं, या गाड़ी स्टार्ट हो सकती है कि नहीं, और उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे कि टो गाड़ी करना है कि नहीं। मतलब वो जो आरएसए था, वो बंदा था जो ओमनी में आया था, जो टीवीएस कंपनी का था, जो आउटसोर्स किया हुआ टाटा ने, वो बंदा को आते आते 1-1.5 घंटा लग गया। फिर वो आके जब उसने बोला कि भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसने सर्टिफिकेशन दिया और उसने फिर गाड़ी का जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि ये जो गियर न्यूट्रल करके दिया था, तो तभी वो बंदे ने जब वो किया, उसके बाद में जो कस्टमर सर्विस ने बुलाया टो वाले को, और फिर 1.5 घंटे बाद वो आया। मतलब 3-3.5 घंटे मुझे लग गए सिटी के दायरे के अंदर गाड़ी को आते वक्त। तो ये एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है आधे 1 घंटे में आ सकते हैं यार सिटी के अंदर रोड साइड असिस्टेंस। हाँ, अगर मैं कहीं हाईवे या जंगल वंगल में फंसा हूं तो समझ में आता है, गाड़ी आने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। बट सिटी के अंदर मुझे ये, मैं सेटिस्फाइड नहीं था जो रिस्पॉन्स टाइम के साथ। और वो जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो रिस्पॉन्सेज वगैरह था, मुझे वो इतना खराब नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे एवरेज लगा। लेकिन बहुत ज्यादा वो सवाल जवाब कर रहा था, मतलब गाड़ी का नंबर क्या है, चलो वो सब तो मैंने बता दिया था। बहुत ज्यादा सवाल जवाब कर रहा था, जो मुझे लगता है कि वो थोड़ा अवॉइडेबल था। ठीक है। फिर जो उसके बाद में जो सर्विस सेंटर वाले थे, उन्होंने 3-4 दिन लगा दिए सिर्फ गाड़ी का जो प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करने में, जो ठीक है, होता है कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनको मतलब इनिशियली समझा नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, वो ट्रायल एंड एरर कर रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो द रियलिटी, बट ऐसा मुझे लगा, क्योंकि इनिशियली उन्होंने मुझे कहा कि फ्यूल पंप मोटर खराब हो गया है, हाई प्रेशर वाला। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, और भी जो पार्ट्स है वो भी हम रिप्लेस कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा। और कल मुझे मालूम पड़ा कि भाई फ्यूल टैंक चेंज हो गया है और पाइप पूरा मतलब एंड टू एंड चेंज हो गया है, हाई प्रेशर लो प्रेशर पूरा चेंज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि या तो उनको क्लैरिटी नहीं था इनिशियली और उनको बाद में मालूम पड़ा क्लैरिटी, या तो उन्हें पता था लेकिन उन्होंने वो चीज मुझे कम्युनिकेट बराबर नहीं किया। हो सकता है, वो भी हो सकता है। बट जो सर्विस सेंटर में जो जनरल मैनेजर था, उसका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उसने अपने तरफ से तो कोशिश की मुझे अपडेटेड रखने की, लेकिन वही थोड़ा सा होता है ना कि मतलब एंड में इनफैक्ट वो मुझे लिख के भी देने वाले थे कि क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए, मुझे मेरी डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें मेरे को क्लैरिटी नहीं था कि एग्जैक्टली मेरे गाड़ी के साथ क्या हो रहा है। तो वो एक बात मैं बोलूंगा। और जो टाइम लगा है दोस्तों, एक्चुअली मैंने वो पिछले वीडियो में ना गलत मेरे मुंह से निकल गया था, 2 सितंबर नहीं, एक्चुअली अगस्त लास्ट वीक में गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ था। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो एग्जैक्टली 1 मंथ कंप्लीट हुआ है। 1 मंथ बाद मुझे गाड़ी मिला है। ऑलमोस्ट 5 वीक्स, 4 to 5 वीक्स लग गए। तो 1 महीने बाद मुझे गाड़ी मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, स्पेयर पार्ट्स मैं मानता हूं कि ये इतना कॉमन स्पेयर पार्ट नहीं है कि भाई मड फ्लैप जैसा नहीं है कि आप, हालांकि मड फ्लैप भी इनके पास रहते नहीं है, 1-2 हफ्ते वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि भाई ये इतना कॉमन पार्ट नहीं, ये बात मैं जानता हूं। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि भाई 1 हफ्ते में मिल जाए पार्ट, ठीक है, 2 हफ्ते ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल की गाड़ी है तो 2 हफ्ते में पार्ट्स आ जाने चाहिए थे। 1 महीना थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दोस्तों 1 महीना इज इक्वल टू 5% ऑफ माई ओनरशिप टाइम ऑफ दिस कार।
और इसमें मैं वो भी नहीं गिन रहा हूं कि मैं कितने बार मैंने सर्विस सेंटर में बाकी प्रॉब्लम्स के लिए गाड़ी दिया था, 2-2 दिन तक पड़े थे। अगर मैं वो पूरा कैलकुलेट करूं पिछले 1.5 साल में, तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 45 to 50 डेज रही होंगी गाड़ी सर्विस सेंटर में, इधर फॉर सर्विसिंग और इधर फॉर सेरेमिक कोटिंग का रीटचिंग और सम और अदर इश्यू और सम और अदर वर्क। तो मतलब विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि वह 10% ऑफ योर ओनरशिप टाइम, 5 to 10% ऑफ योर ओनरशिप टाइम ऑफ द कार। तो वो है, मतलब स्पेशली मुझे लगता है ये इंसिडेंट की वजह से वो थोड़ा मुझे ज्यादा फील हो रहा है। बट एनीवेज, तो टाइम थोड़ा और कम हो सकता था, थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी और थोड़ा बहुत जो नॉलेज शेयरिंग है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। इससे पहले वाला जो मेजर सर्विसिंग था वो 15-16 हजार का खर्चा आया था मुझे, और अब 19,000। तो मुझे ऐसा लगता है एनुअली ईयरली ये गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 35,000 के आसपास हो सकता है, अगर आपका ब्रेक पैड चेंज ना हो तो। ओके, अगर ब्रेक पैड चेंज हो जाए तो चलो 10-12 हजार एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, 8,000 जो भी उसका कॉस्ट है वो आप एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए। लेकिन विदाउट ब्रेक पैड चेंज 30 to 35,000 एक्सपेंस इस गाड़ी का साल का मेंटेनेंस आप पकड़ के चलिए। मेजर सर्विस अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स के आसपास आपका ड्यू होगा, डिपेंडिंग ऑन आपका जो किलोमीटर्स आप कितना एग्जॉस्ट करते हैं। तो मेंटेनेंस के एंगल से भाई देखो, ये बहुत कुछ ऐसा सस्ती गाड़ी तो नहीं है मेंटेन करने के लिए, मैं इतना बोलूंगा। बट अगर आप दूसरे ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो देखिए, बड़ी एसयूवीज अगर आप से कंपेयर करेंगे तो लगभग उनका भी इतना ही आता है। लेकिन इस गाड़ी में ना थोड़े से छुटमुट प्रॉब्लम्स बहुत आपको मिल जाएंगे, मतलब छोटे मोटे, मतलब इरिटेशन वाले। तो ऐसा कोई मेजर चीज नहीं है। तो दोस्तों, अभी ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स भी मुझे फॉलो करते हैं और देखते हैं, तो आप लोग के मन में डर आ गया होगा, भाई ऑलरेडी टाटा का नाम इतना बदनाम है और ऊपर से ये हो गया मेरे साथ, तो क्या आप लोगों को टाटा सफारी लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, वो तो आपका डिसीजन होगा, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताता हूँ कि मैं एक टाटा सफारी का ओनर्स ग्रुप का एडमिन हूँ, और उसमें हंड्रेड्स ऑफ ओनर्स हैं जो रोज इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो मुझे एक्सपीरियंसेस तो मालूम पड़ते रहते हैं कि भाई ओनर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या नहीं फेस कर रहे हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन रेशियो क्या है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, देखिए, अगर आप टोयोटा, हुंडई से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली टाटा की गाड़ियां आपको थोड़ा सा ज्यादा मेंटेनेंस देंगी। ओके, ये फैक्ट है। ओके, और मेरे साथ जो हुआ है वो, आई थिंक मेरे ग्रुप में कुछ ऑलमोस्ट 300-400 ओनर्स हैं, उसमें से आई डोंट थिंक किसी और के साथ ये चीज हुआ है, फ्यूल पंप का पूरा सिस्टम चेंज हो गया ऐसा। आई थिंक जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं अकेला हूं आउट ऑफ 300-400 बायर्स ओनर्स, तो या शायद एक का हुआ होगा, तो आई डोंट नो। तो मतलब बहुत रेयर चीज है जो मेरे साथ हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी वैसा होगा, ये चीज खराब होगा। तो ये एक इंसिडेंट के ऊपर आप अपना डिसीजन मत कीजिए। लेकिन हाँ, मैं ये एक बोलूंगा कि भाई देखिए, अगर यही इंसिडेंट टोयोटा और हुंडई की गाड़ी में हुआ होता तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते में मैटर सॉल्व हो सकता था, शायद। अगेन आई डोंट नो, मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जहां पे मुझे जो हुंडई के ओनर्स है, टोयोटा के ओनर्स है, वो लोग बोलते हैं कि उनको भी 1-1 महीना रुकना पड़ा कुछ पार्ट्स के लिए। हो सकता है जीप कंपास या बाकी कंपेरेबल गाड़ियों में भी आपको ऐसे रेयर पार्ट के लिए थोड़ा ज्यादा रुकना पड़े। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो टाटा में आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा तकलीफदायक एक्सपीरियंस हो सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूं, हो सकता है, सारे सर्विस सेंटर्स वैसे नहीं है, सारे जगह वैसे नहीं है, बट हो सकता है। लेकिन हुंडई और टोयोटा और जीप बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन में तो हो सकता है। लेकिन अगर आपको अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आई थिंक टाटा सर्विस सेंटर कैन डेफिनेटली मैनेज, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और वो लेफ्ट पुल इश्यू मैंने आपको बोला, वो बहुत सारे ओनर्स फेस करते हैं, वो एक चीज है भाई इस गाड़ी में, वो हल्का सा होता है इवन आफ्टर फिक्सिंग। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई डील ब्रेकिंग प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर। मैंने आप लोगों को पूरा प्रोज एंड कॉन्स तो 50 वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो ओवरऑल अगर आप में से कोई लोग डर रहे हैं ये मेरा एक्सपीरियंस देखने के बाद कि भाई टाटा सफारी ले या ना ले, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, प्रॉब्लम्स हर गाड़ी में आती हैं। अगर 1000 यूनिट में से एक यूनिट में कभी कभार प्रॉब्लम निकल सकती है, लेकिन ये मैटर करता है कि कंपनी उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करता है, कैसा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसमें थोड़ा सा टाटा
थोड़ा सा टाटा को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर 1000 गाड़ियों में से एक गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को डरना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए हमें इस इंसिडेंट को। ओवरऑल मेरा जो सर्विस एक्सपीरियंस था मैं बोलूँगा एवरेज था। आई वुडेंट से इट वॉज हॉरेबल और बैड, मैं वैसा नहीं बोलूँगा, थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली एवरेज था। इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज नॉट ग्रेट, इट वॉज नॉट बैड, बट इट वॉज स्ट्रिक्टली एवरेज। दोस्तों मैं बहुत जल्द एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि भाई जब मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर में तो मैं लिटरली कंसिडर कर रहा था कि मैं गाड़ी बेच दूंगा और मैं दूसरी गाड़ी ले लूंगा। लेकिन उस पूरा प्रोसेस में मैं ऑनेस्टली मेरा कंक्लूजन ये था कि टाटा सफारी से बेटर कोई गाड़ी नहीं है, और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं और वो रीजंस मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। वो कंपैरिजन कि आज के डेट में लेट से मुझे अगर ये गाड़ी बेचना भी है मुझे कितना प्राइस मिलेगा, और उस प्राइस को लेके मैं दूसरी गाड़ी कौन सा लूंगा जो मुझे अपग्रेड फील हो, वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा कोई गाड़ी मुझे दिख नहीं रहा है, और उसके रीजंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे अगले वीडियो के लिए। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूंगा, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहूंगा, और इनफैक्ट अपने ट्रैवल व्लॉग्स भी मैं शेयर करते रहूंगा। स्टे ट्यून्ड।